नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुंतल और आप देख रहे हैं परफेक्शन आईएएस। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे और प्रश्न बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा से बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है और हो सकता है कि 69th के मेंस या फिर 70वीं बीपीएससी में आपके सामने ये प्रश्न आ जाए। और ये प्रश्न पॉलिटी का, करंट अफेयर का जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। हाल ही में ये चर्चाओं में बहुत ज़्यादा रहा है और इसका जो शीर्षक है वो है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो आइए प्रश्न के रूप में जानने का प्रयास करते हैं, उसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इसका एक परफेक्ट उत्तर लिखा जाए जिससे कि आपको मार्क्स मिल सकें। तो प्रश्न है, एक देश एक चुनाव से होने वाले लाभ, एक देश एक चुनाव से होने वाले लाभ, उसकी चुनौतियां पर प्रकाश डालिए तथा इसे व्यवहार्य बनाने के लिए कुछ उपाय भी सुझाइए। पूरा वन नेशन वन इलेक्शन एक ही प्रश्न में पूछ लिया गया है। सबसे पहले एक देश एक चुनाव क्या है, उसके बाद अगर एक देश एक चुनाव लागू कर दिया जाए तो उसके क्या क्या लाभ होंगे, और एक देश एक चुनाव लागू करने में क्या क्या चुनौतियां यानी विपक्ष में तर्क, और उसके बाद अपने सुझाव देने हैं कि क्या ऐसा हो सकता है और हो गया तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है और किस तरीके से उसको लागू किया जाए। तो अगर हम बात करें एक देश एक चुनाव की, तो सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों ही संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान निर्माण में अहम भूमिका रही दोनों की। और जब संविधान लागू हुआ तो उस वक्त हमारे केंद्र यानी लोकसभा और प्रत्येक राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। एक साथ केंद्र की सरकार भी और हर राज्य सरकार भी एक साथ बनती थी, यानी प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी। लेकिन समय धीरे धीरे गुजरा। जब समय धीरे धीरे गुजरा और सबसे पहले 1959 में 1959 में पहली बार ये क्रम टूटा कि एक राज्य की सरकार भंग कर दी गई आर्टिकल 356 लगाकर केंद्र सरकार ने, और उसके बाद उस विधानसभा का चुनाव फिर अलग हो गया। उसके बाद 1960 के दशक में कई बार सरकारें बीच में ही गिर गई, यानी कि 5 साल के लिए कार्यकाल होता है लोकसभा का भी विधानसभा का भी, लेकिन विधानसभा कई सारी विधानसभाएं बीच में ही उनकी सरकार गिर गई, बीच में ही भंग हो गई। जब बीच में भंग हो गई तो उस केस में बड़ी परेशानी आई कि केंद्र का यानी लोकसभा का और सभी विधानसभाओं का चुनाव कैसे कराया जाए। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुछ राज्यों का चुनाव केंद्र की लोकसभा चुनाव के साथ होता है। और अगर बात करें वर्तमान दौर की तो वर्तमान में केंद्र का यानी लोकसभा का चुनाव अलग होता है और बहुत सारी विधानसभाओं का अलग अलग समय पर चुनाव होता है। और बात करें चुनाव की तो प्रत्येक तीसरे महीने में एक चुनाव किसी न किसी राज्य में हमें देखने को मिल जाता है। इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे इसके विपक्ष में तर्क हैं। और अगर इसको लागू कर दिया जाए, वर्तमान में इसे लागू कर दिया जाए तो इसके पक्ष में बहुत सारे तर्क आ सकते हैं। इसी प्रश्न पर हम चर्चा करने के लिए आज आपके सामने आए हैं, जो कि मुख्य परीक्षा से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें वर्तमान में क्या ऐसा कोई देश है जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव है, एक देश एक चुनाव है, तो वर्तमान में स्वीडन ऐसा देश है जहां पर सितंबर के महीने में केंद्र और विधानसभा यानी राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं। तो क्या भारत में ऐसा हो सकता है? तो भारत में जब शुरुआत में होने लगे एक साथ एक देश एक चुनाव यानी केंद्र और विधानसभाओं के चुनाव, तो बाद में जब बीच में विधानसभाएं गिरने लगी तो इसका क्रम टूट गया। और टूटने के पीछे मुख्य कारण था आर्टिकल 356 और दल बदल। एक पार्टी से इस पार्टी में चले गए, बहुमत खत्म हो गया, किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, विधानसभा को भंग कर दिया गया, या फिर केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाकर उस विधानसभा को भंग कर दिया गया, मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन समय गुजरता गया। 1999 में विधि आयोग बनाया गया और विधि आयोग ने रिपोर्ट दी और उसमें एक देश एक चुनाव की
बात रखी गई, एक देश में एक चुनाव होना चाहिए, इसकी सिफारिश की गई। उसके बाद अगर हम बात करें हाल ही में, तो हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में संबोधन करते हुए केंद्र सरकार के कुछ सुधारों में से एक अहम सुधार, एक देश एक चुनाव की बात कही थी अपने संशोधन में। और हाल ही में केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है और एक विशेष सत्र बुलाया है और उस समिति को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा है कि किस तरीके से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं और उसमें क्या क्या लाभ होंगे, उसकी क्या क्या चुनौतियां होंगी, उसे किस तरीके से लागू किया जाए। उसी रिपोर्ट के तर्ज पर ये मैं प्रश्न लाया हूं आपके लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सारे प्रश्नों की तरह हमें पूरे प्रश्न में एक कीवर्ड ढूंढना है, एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द ढूंढना है जिसके चारों तरफ वो प्रश्न घूमता हो और उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है, परिचय। मुख्य भाग में जो पूछा गया है उसका उत्तर लिखना है, क्यों या कैसे। निष्कर्ष में अपना मत, आगे की राह या सुझाव लिखने हैं। ठीक है, आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम एक देश एक चुनाव की बात करें तो इसको इंग्लिश में वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं। केंद्र सरकार के एजेंडे में शामिल महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में, आपने देखा होगा, 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार बनी और उन्होंने बहुत सारे सुधार किए और बाकी सुधारों में सबसे बड़े एजेंडे में से भी एक एजेंडा यही है, एक देश एक चुनाव। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनवरी 2018 में संसद के अपने संबोधन में सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों में से एक के रूप में इसकी चर्चा भी की थी। और अगर उसके बाद एक देश एक चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनावों के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों को समक्रमिक या सिंक्रनाइज किया जाए ताकि देश भर में चुनावों की आवृत्ति को कम किया जाए। एक देश एक चुनाव का इंट्रोडक्शन में हमें परिचय लिखना है, उसके बारे में लिखना, उसकी परिभाषा कि एक देश एक चुनाव क्या है। जब केंद्र और प्रत्येक विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए, जिससे कि लगातार जो चुनाव होते हैं हर 3 महीने में, हर 5 महीने में, उन प्रवृत्तियों को कम किया जा सके, ये इसकी परिभाषा हुई। उसके बाद एक देश एक चुनाव, यह अवधारणा 1967 तक देश में प्रचलित भी रही थी। हमारे देश में 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन दल बदल, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया, बहुमत खत्म, किसी के पास बहुमत नहीं है, विधानसभा को भंग कर दिया गया। बर्खास्तगी, विधानसभा को 356 लगाकर केंद्र द्वारा बर्खास्तगी कर दिया गया। तो इससे ये बाधा उत्पन्न हो गई और एक देश एक चुनाव की जो हमारी व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। फिर केंद्र के और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होते रहे। यह चक्र पहली बार 1959 में टूटा था, जब केंद्र सरकार ने आर्टिकल 356 लगाकर केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। और उनसे 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की प्रतिवेदन से या राष्ट्रपति का खुद का यह समाधान हो जाए कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 द्वारा राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा सकता है और उसकी विधानसभा को आदेश द्वारा उसकी विधानसभा को भंग कर सकता है और मंत्रिमंडल को भी बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, तो 1959 में पहली बार केंद्र और राज्यों के चुनाव में पहली बार एक साइकिल टूटी और वो थी केरल के रूप में। 1960 के बाद राजनीति में फिर दल बदल इतना ज़्यादा होने लगा, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, और 1967 आते आते 1967 आते आते केंद्र की और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होने लगे। वर्तमान की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनका चुनाव लोकसभा के साथ होता है। ठीक है, उसके बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर एक विधि आयोग का गठन किया गया था। विधि आयोग एक कार्यकारी संस्था होती है जिसके अध्यक्ष थे बीपी
जीवन रेड्डी। और इन्होंने एक देश एक चुनाव की सिफारिश की थी 1999 में कि दोबारा से केंद्र यानी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं, अलग अलग ना हो। उसके बाद इसके चुनाव में लाभ क्या क्या हैं, अगर एक देश एक चुनाव हो गया तो हमारे देश में क्या क्या लाभ होंगे, उससे क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहला है केंद्रित शासन। पहला लाभ है केंद्रित शासन। आपको पता है कि प्रत्येक 3 महीने में चुनाव होता है किसी न किसी विधानसभा का, पंचायत का, और उसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री तक और आम जनमानस और प्रशासनिक अधिकारी भी उस चुनाव में लग जाते हैं। अब हर 3 महीने में कोई चुनाव होगा तो पूरा देश उसी की तरफ केंद्रित हो जाएगा, तो बाकी काम कैसे चलेंगे। इसलिए सबसे पहला होगा केंद्रित शासन होगा। अगर एक साथ चुनाव हो गए तो केंद्र पूरा फोकस कर पाएगा, केंद्रित शासन होगा। यह सरकार को एक बार चुनाव में संपन्न होने जाने के बाद शासन पर ध्यान केंद्रित कर सकने में सक्षम बनाता है। वर्तमान में देश के किसी न किसी हिस्से में कम से कम हर 3 महीने में कोई ना कोई चुनाव आयोजित होता रहता है। देश का पूरा ध्यान इन चुनावों पर केंद्रित हो जाता है, पूरे देश का वहां। तो केंद्रित शासन कैसे हो पाएगा? अगर ये सब होता रहेगा तो देश पर कैसे ध्यान दिया जाएगा, विकासात्मक चीजों पर, विकासात्मक नीतियों पर कैसे ध्यान दिया जाएगा। तो पहला लाभ होगा केंद्रित शासन होगा। दूसरा लाभ है नीतिगत निर्णयों की निरंतरता। चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है। आपको पता होगा चुनाव से कुछ दिन पहले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, आचार संहिता लगा दी जाती है, और आचार संहिता लगते ही सरकार कोई भी नया नीति निर्णय नहीं कर सकती। और हर 3 महीने बाद कोई ना कोई चुनाव है तो फिर, और सभी उसमें व्यस्त रहेंगे और आचार संहिता लगती रहेगी, तो जो विकासात्मक कार्य हैं वो कैसे होंगे। तो नीतिगत निर्णयों की निरंतरता बिगड़ जाती है। इसीलिए अगर बात करें, आचार संहिता के कारण चुनाव अवधि के दौरान कोई भी नया नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकता। इससे केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय जैसी सभी स्तरों पर प्रमुख नीतिगत निर्णय में देरी होती है। अगर बार बार हर 3 महीने में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में आचार संहिता लग रही तो कोई नीति बनी नहीं पाएगी। इससे नीतिगत निर्णय में निरंतरता बिगड़ जाती है। जो देश के लिए अच्छी अच्छी नीति बननी है, अच्छे अच्छे कानून बनने, वो खत्म हो जाते हैं। और राजनीतिक कार्यकारी के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी इसी में शामिल हो जाते हैं और अपने जो असली कर्तव्य हैं उनको नहीं निभा पाते हैं। उसके बाद है चुनाव की लागत में कमी। आपको पता है कि हर चुनाव में बहुत सारा पैसा लगता है। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा, हर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें हर पार्टी को फंडिंग चाहिए होती है। और पार्टी फंडिंग जुटाती है अलग अलग व्यापारी, अलग अलग लोगों से, और उस केस में भ्रष्टाचार होने की संभावना भी होती है। तो अगर एक देश एक चुनाव आ जाएगा तो चुनाव में लागत की कमी आ जाएगी। एक साथ चुनाव होंगे, एक बार पार्टी फंड इकट्ठा करेगी और व्यापारी और जिनसे चंदा लिया जाता है वो भी समाप्त हो जाएगा। और राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण बार बार होने वाले चुनाव भी है। राजनीतिक भ्रष्टाचार भी कम होगा। प्रत्येक चुनाव में भारी मात्रा में धन जुटाना पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने पर राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च पर्याप्त रूप से कम हो सकता है। इससे धन उगाही का दोहराव नहीं होगा और इससे जनता और व्यापारिक समुदाय को चुनावी चंदे के बारंबार दबाव से भी मुक्ति मिलेगी। और हाल ही की बात करें तो 2019 में लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, केवल लोकसभा चुनाव में। अब सोचिए कितनी विधानसभाओं के चुनाव होते तो पार्टी कितना चंदा इकट्ठा करे, कितना खर्चा होगा। तो सबसे तीसरा फायदा इसका है, ये तीसरा लाभ है चुनावों की लागत में कमी। उसके बाद एक ही मतदाता सूची का उपयोग। आपको पता है केंद्र का चुनाव अलग हो रहा है, विधानसभा का चुनाव अलग हो रहा है, बार बार चुनाव आयोग को काफी काम करना पड़ता है। और चुनाव आयोग को काम इतना ज्यादा करना पड़ता है कि हर बार मतदाता सूची बनानी पड़ती है, और किसी मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम आ गया, किसी में नहीं आया, तो एक ही मतदाता सूची बनेगी, एक ही मशीन लगेगी। आप जाओगे पहले लोकसभा के उम्मीदवार को वोट दे दोगे, वहीं विधानसभा की मशीन लगी होगी, विधानसभा के उम्मीदवार को वोट दे दोगे। तो आसान हो जाएगा, एक ही मतदाता सूची के साथ एंटर करोगे और एक ही बार में वोट दे दोगे। इससे नागरिकों के लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि उनके
एक बार सूचीबद्ध हो जाने के बाद मतदाता सूची से अपना नाम गायब होने की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। सुरक्षा बलों की तैनाती में कमी, आपको पता होगा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अर्धसैनिक बलों को लगाया जाता है, पुलिस बलों को लगाया जाता है, और उसमें अर्धसैनिक बलों का मूवमेंट यहाँ से वहाँ होता है, काफ़ी खर्चा होता है, काफ़ी खर्चा होता है, अतिरिक्त अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। और हर चुनाव में आएगा तो बार बार इनको मूव कराना, कितना पैसा, आर्थिक जो व्यवस्था है हमारी अर्थव्यवस्था, उस पर इतना सारा बोझ पड़ेगा। अगर ये लागू हो गया तो एक बार केवल अर्धसैनिक बलों को लगाया जाएगा, चुनाव संपन्न, वो अपने घर, फिर 5 साल बाद आएगा। खरीद फरोख्त का अंत, आपको पता होगा हॉर्स ट्रेडिंग, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो व्यवहारिक तौर पर आपने देखा होगा एक विधायक, एक सांसद को दूसरी पार्टी खरीद लेती है, और ये शुरू से आ रहा है। इसी को रोक लगाने के लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1986 में, जिससे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम जोड़ा गया था। और दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति एक दल की टिकट पर चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल में नहीं जा सकता। उस पार्टी के बुलाए जाने पर सदन में उपस्थित ना होना, और उपस्थित होकर मतदान में भाग न लेना या विपक्ष में मतदान कर देना, कोई निर्दलीय सांसद या विधायक जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना, इन पर दल बदल विरोधी अधिनियम लगता। और भी प्रावधान है। तो दल बदल को रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। लेकिन अगर किसी दल के 2/3 मेंबर दल छोड़कर दूसरे दल में विलय हो जाते हैं तो उन पर दल बदल विरोधी अधिनियम नहीं लगता है। तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो ये कर सकती हैं कि एक साथ किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स को ही खरीद के विलय करवा लें, जिसको बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, महंगा सौदा। तो एक बार, अब केंद्र का चुनाव अलग, विधानसभा का चुनाव अलग, तो हॉर्स ट्रेडिंग बहुत हो सकती है, और इस पर रोक लगाई जा सकती है। एक बार चुनाव होगा और चुनाव आयोग की, प्रशासन की पूरी नजर होगी, तो और दल बदल विरोधी अधिनियम है ही, तो हॉर्स ट्रेडिंग में कमी देखने को मिल सकती है। उसके बाद इसकी जो कुछ चुनौतियां हैं, लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियां, यानी अगर मान लीजिए एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तो सबसे बड़ी बात है लॉजिस्टिक का मतलब है सामान को इधर से उधर ले जाना। पूरे देश में चुनाव कराने के लिए इतनी सारी ईवीएम मशीन, इतने सारे सरकारी कर्मचारी और अन्य संसाधनों की उपलब्धता और सुरक्षा के संदर्भ में लॉजिस्टिक चुनौतियां पेश करना, निर्वाचन आयोग को इतनी बड़ी कवायद के प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव आयोग को मशीन, ईवीएम मशीन, इतने सारे कर्मचारी, इतने सारे पेपर्स, और उसके बाद प्रबंधन के लिए पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल, सुरक्षा बल, ये सब लगाना बहुत ही कठिन हो सकता है। पहली चुनौती ये है। दूसरी, संघवाद के विचार के विरुद्ध है। भारत का जो मूलभूत लक्षण है वो संघवाद है, हालांकि एकात्मक लक्षण भी है। संघवाद का मतलब केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन है, तो यहाँ जो विचारधारा आती है वो शक्तियों का विभाजन, दोहरी आती है। लेकिन अब एक चुनाव आएगा तो उसे संघवाद के विचार के विरुद्ध भी है। ये व्यवहार्यता की समस्या, लागू करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है अनुच्छेद 356। मान लीजिए लागू कर दिया, केंद्र का चुनाव और सारी विधानसभा का चुनाव एक साथ होने लग गया, लेकिन बीच में ही केंद्र सरकार ने आर्टिकल 356 लगा दिया 3 राज्यों पर, और वहां की विधानसभा भंग कर दी 2 साल बाद ही, तो क्या वो 3 साल बाद तक भंग रहेंगी? या फिर 2 साल बाद चुनाव कराया जाएगा, फिर वो 5 साल के लिए, तो फिर तो पूरा समीकरण बिगड़ जाएगा। केंद्र का चुनाव अलग, कई सारी विधानसभा का चुनाव अलग। तो 356 या बीच में कोई विधानसभा भंग हो जाए 356, अब यदि केंद्र या राज्य की सरकार कार्यकाल के मध्य में ही गिर जाती है तो क्या होगा? यानी केंद्र की कितनी है? 5 साल कार्यकाल, और राज्य का कार्यकाल कितना है विधानसभा का? 5 साल। लेकिन राज्य की किसी सरकार 2 साल बाद ही गिर गई, तब क्या होगा? दूसरा, इस परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक राज्य में दोबारा चुनाव कराया जाएगा या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, उसमें भी बड़ी चुनौती है। तो व्यवहार्यता की समस्या है, संविधान की कठोरता, इसे लागू करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन लोकसभा के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 जो कि कुल के आधे से कम ना हो, और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से साधारण बहुमत से भी पास कराना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन कार्य है। तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसको लागू करने के लिए जो संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत कठिन है। क्षेत्रीय हितों पर ग्रहण, अगर मान लीजिए केंद्र का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होने लग गए तो पूरे देश की नज़र केंद्र पर टिक जाएगी। केंद्र की नीतियां, क्यों, आर्थिक संसाधनों पर अधिकतर हक किसका है, केंद्र का। संविधान की शासन व्यवस्था ज़्यादा किसकी तरफ झुकी हुई है, केंद्र की तरफ। केंद्र की नीतियां, केंद्र की पॉलिसीज, केंद्र के कानून, और जब एक साथ चुनाव होगा तो पूरे देश का भी झुकाव किस तरह होगा, केंद्र। इसमें क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे, क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे, और बड़ी संख्या में ईवीएम और वीवीपैट्स, बहुत बड़ी संख्या में ईवीएम मशीन लानी पड़ेंगी, वीवीपैट्स लाने पड़ेंगे एक साथ, तो उसमें भी बड़ी परेशानी आ सकती है। तो ये सारी जो चुनौतियां हैं ये हमने देखी कि किस किस तरीके से इसके लाभ होंगे और किस किस तरीके से एक राष्ट्र एक चुनाव अगर लागू कर दिया जाए तो कितनी चुनौतियां आएंगी। और अगर हम बात करें सुझाव की आगे की राह की, तो एक साथ एक चुनाव आवश्यक एवं विवरता पर सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के बीच आम सहमति का निर्माण किया जाना चाहिए। क्या सुझाव दोगे कि अगर आपको ये करना है तो केंद्र को सभी राज्य की, सभी राष्ट्रीय पार्टी और सभी क्षेत्रीय पार्टियों से मिलकर आम सहमति बनानी होगी, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद नियमों में संशोधन करना पड़ेगा 1951 में, और लोकसभा और विधानसभा से पास करना पड़ेगा, और कम से कम 2 बार में ये चुनाव आयोजित किया जाए, 2 बार में, जिससे कि केंद्र, मान लीजिए बीच में कोई विधानसभा भंग हो गई तो साल के एंड में 2-4 महीने बाद ही इसका चुनाव कराया जा सके। निष्कर्ष में सरकार को लागू करने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सभी पार्टियों से मिलकर बैठकर मूल्यांकन करके, सभी नीति और समिति बनाकर उससे रिपोर्ट लेकर अध्ययन करना चाहिए, डेटा इकट्ठा करना चाहिए, और सभी पार्टियों से विचार विमर्श करके उनको मनाकर तब इसे लागू करना चाहिए। तो इस तरीके से एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या होता है, अगर ये लागू हो गया तो क्या लाभ होंगे, लागू करने में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या घाटे हो सकते हैं, और आगे की राह किस तरीके से इसको लागू किया जाए, इसके लिए सुझाव किस किस तरीके से हैं हमने आज पढ़े। और अगर हो गया तो हो सकता है ये आने वाले समय में आपको व्यवहारिक रूप में देखा जा सकता है, और जब व्यवहारिक रूप में देखा जाएगा तो बीपीएससी के मेंस के एग्जाम में प्रीलिम्स में भी यहाँ से प्रश्न आ सकता है, और मेंस में तो आने की पूरी संभावना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सहज और सरल तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।